Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. तो डिस्कस करेंगे बेसिकली पेडागोजी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, जो भी आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं। 6th सेशन है, स्टार्ट करेंगे। अगर आपने चैप्टर वाइज सीरीज ना देखी हो तो वो देख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ी सी मदद मिले क्वेश्चंस को करने में। हालांकि कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल नए ढंग के हैं तो उनमें कॉमन सेंस भी लगता है। ये 6th सेशन है, 5 लिखा हुआ है क्योंकि मैंने एडिट नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, सेशन आपको पसंद आएगा। कई दिनों के बाद हम लोग आज लाइव जुड़ रहे हैं। तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी बट अभी अच्छी है, और भी कुछ चीज़ें प्लान हो रही थी आप लोगों के लिए, धीरे धीरे आपको देखने को मिलेंगी। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करें हैं? बताओ एक बार। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये अपडेट मिल जाएंगे। अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। कल मैं शायद PDF शेयर कर पाऊँ, उसमें कुछ इशू है तो मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ टेलीग्राम को। कल ठीक हो जाएगा जहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप इसी बात पर और जवाब देने की कोशिश कीजिए। कुछ 20 क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं, ठीक है? आ जाइए फटाफट से। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को इतने दिन बाद देख करके, और तैयारी भी चलती रहेगी। धीरे धीरे एग्जाम आने वाले हैं और हम एक अलग ही गति से तब काम कर रहे होंगे, ठीक है? चलिए आ जाइए, पहले ज्वाइन कर लीजिए। मैं इतने देख लेती हूँ कि सब कुछ क्लियर है कि नहीं है। हाँ, बहुत इंतज़ार करवाते हो यार। मुझे लगा कि वही 9:30 मेरे दिमाग में था, इवेंट लगा दिया था मैंने थोड़ा पहले का ही। लाइक शेयर इतने कर दीजिएगा। हो सकता है आज नोटिफिकेशन ना गया हो क्योंकि मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर नहीं पाई हूँ आज के सेशन के बारे में, तो कई लोगों को पता ही नहीं लगेगा, उन्हें लगेगा आज भी छुट्टी है ना? आज कोई छुट्टी नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रमोट द चाइल्ड्स मेंटल डेवलपमेंट, यानी आप क्या समझते हैं इस बात से कि बच्चे के मानसिक विकास को प्रमोट किया जाए, है ना, बढ़ावा दिया जाए बच्चे के मानसिक विकास को। इस बात का मतलब क्या है, इन 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करके समझिए। पहला ऑप्शन है इंटरेक्शन, स्टिमुलेशन एंड प्ले, यानी बच्चे के दिमाग को बढ़ावा देने से मतलब बातचीत करने से है, उसके दिमाग को उत्तेजित यानी स्टिमुलेशन देने से है, या फिर प्ले से है। फिर है सेकेंड ऑप्शन इंटरेक्शन विद इन द कम्युनिटी एट हेल्थ क्लिनिक्स एट स्कूल। ये जो दोनों बातें हैं ना, ये हमें सोशलाइजेशन की तरफ ज़्यादा लेके जा रही हैं मेंटल डेवलपमेंट की बजाय। प्रोवाइडिंग इमोशनल सिक्योरिटी, सोशलाइजेशन, नर्चरिंग एंड गिविंग अफेक्शन टू द चाइल्ड, इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं क्योंकि बच्चे का माइंड डेवलप होने के लिए हम शुरुआत से बात कर रहे हैं ना भाई। डायरेक्ट तो वो खेलना कूदना ये सब शुरू नहीं करेगा, बिल्कुल जीरो से बात कर रहे हैं अगर हम, तो इमोशनल सिक्योरिटी उसको फील होनी चाहिए। मतलब जिस सराउंडिंग में, जिस एनवायरनमेंट में वो रहे, उसको लगे कि यहाँ मैं सेफ एंड सिक्योर हूँ, लव, वार्मथ, केयर, ये सब उसको मिले। तो ऑब्वियसली जो उसके जेनेटिक मेकअप से, जो उसको मैचुरेशन से, जो ऑटोमेटिकली उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट होना है वो एज के अकॉर्डिंग होगा। यदि वो एक ऐसे सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में है जहाँ इमोशनल सिक्योरिटी है, जहाँ बातचीत करने का मौका भी उसको मिलेगा, यानी सोशलाइजेशन भी होगा, खेलने कूदने का भी मौका इसी में आ जाएगा। नर्चरिंग एंड गिविंग अफेक्शन टू द चाइल्ड, इस ऑप्शन में बाकी के चारों ऑप्शन समाहित हैं। अगर आप देखेंगे ये बेटर ऑप्शन है बाकी के तीनों ऑप्शन से, ठीक है बात? तो अगर हम बात करें कीपिंग द चाइल्ड सेफ एंड फ्री फ्रॉम हार्म, प्रोवाइडिंग शेल्टर एंड क्लोथिंग, प्रिवेंटिंग एंड अटेंडिंग टू इलनेस, पहले अगर हमने ये डी डिस्कस किया था तो उसका केस ये हो सकता है कि ये ऑप्शन ही ना हो। कहां पर? हमारे आंसर में, ठीक है बात? मतलब ऑप्शन चेंज हो सकता है, और अगर फिर भी किया है तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक? खराबी इसमें है नहीं कहीं से भी, बट इट्स बेटर क्योंकि इसमें सारी चीजें आ गई, ठीक है? आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन डिफरेंट होंगे तब क्या होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार, व्हाट डू यू रेफर टू द सोशल डिफरेंस इन बिटवीन मैन एंड वुमेन एज, मतलब आप पुरुषों और महिलाओं के बीच जो सामाजिक अंतर हैं उनको क्या कहेंगे? सोशल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन आर कॉल्ड व्हाट, बताइए फटाफट से बताइए हनी जैन। कॉस्मोलॉजिकल डिफरेंस कहेंगे, कल्चरल डिफरेंस कहेंगे, या फिर बायोलॉजिकल डिफरेंस कहेंगे, या हम जेंडर डिफरेंस कहेंगे? देखो बात ऐसी है, जब बात हो रही है किसकी, डिफरेंसेस की, सोशल डिफरेंसेस, उसमें भी स्पेशली सोशल डिफरेंसेस। अगर फिजिकल डिफरेंसेस की बात होती तो हम बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के साथ चले जाते कि भाई शारीरिक बनावट में या बायोलॉजिकली मैन एंड वुमेन जो हैं वो अलग हैं, ठीक? वो बात होती। कॉस्मोलॉजिकल, कुछ ब्रह्मांड के बेसिस पे कोई अंतर है, अब ये तो हम तो इतने मिस्टेक है नहीं कि हमें पता होगा, ठीक? कल्चरल डिफरेंस में जरूर नहीं है कि मैन और वुमेन के बीच के सोशल अंतर को ही कल्चरल डिफरेंस कहा जाए। कल्चरल डिफरेंस तो
मैन के लिए भी अलग हो सकता है ना, इंडिया में या अलग अलग राज्य में या अलग अलग देशों में अलग अलग कल्चर है, तो इसका सिर्फ मैन और वुमेन से ताल्लुक नहीं है, इसका सबसे ताल्लुक है। ठीक है, जो भी लोग हैं और जैसे वो रहते हैं उससे ताल्लुक है, ये सिर्फ जेंडर के विषय में नहीं है। तो आंसर सिर्फ एक ही बचता है, जेंडर डिफरेंस। बेसिकली जेंडर जो है ये अपने आप में ही सोशियोजेनिक या एक सोशल एस्पेक्ट में बना हुआ वर्ड है, ये सोसाइटी से जुड़ा हुआ वर्ड है जेंडर। नहीं तो बायोलॉजिकल जो अंतर है उसको हम सेक्स कहते हैं। जो समाज ने अंतर बनाए हुए हैं कि महिलाएं ये काम करेंगी, पुरुष वो काम करेंगे, है ना, ये सब जेंडर डिफरेंसेस हैं। सेक्स की अगर हम बात करें वो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं कि हमारी शारीरिक बनावट या क्षमताएं अलग अलग हैं। ठीक है बात। तो ये जो सोशल डिफरेंस की बात कभी भी आएगी तो आप जेंडर डिफरेंस के साथ जाएंगे, अगर बात होती फिजिकल की तो आप बायोलॉजिकल डिफरेंस के साथ जाते। इतनी बात हमें सबको क्लियर है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। व्हाट इज द मेथड ऑफ सोशलाइजेशन इन प्लेवे लेवल स्कूल? यानी एक बच्चा है जो प्लेवे लेवल में है, जो लोग आप एनटीटी वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, पीआरटीज में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। प्लेवे की बात यदि हम करें तो हम कह सकते हैं कि कुछ अराउंड 3 साल तक का बच्चा प्लेवे की एज में रहेगा। हालांकि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस चीज को चेंज करेगी। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ रहा है प्लेवे लेवल पे बच्चे का सामाजिकरण आपको कराना है। सामाजिकरण का मतलब क्या है? सोशलाइजेशन, जिसमें वो सोसाइटी में कैसे रहते हैं ये सीख पाए, कैसे खेलते हैं, बोलते हैं, कोऑपरेट करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लोगों के साथ कैसे रहा जाता है, दिस इज सोशलाइजेशन। अगर बात सोशलाइजेशन की और वो किस लेवल पे है? प्लेवे लेवल पे, यानी 3 साल तक का अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा होगा, पूर्व बाल्यावस्था का। पहला ऑप्शन है टीचर प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटीज टू इंप्रूव सोशलाइजेशन बाय कंडक्टिंग डिस्कशंस एंड एक्टिविटीज सच एज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद द पीयर ग्रुप। अभी इतना बड़ा बच्चा नहीं हुआ कि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, डिस्कशंस और प्रॉपर उसको बांध दो स्कूल में ले जाकर। ये वो उम्र है प्लेवे की जहां उसको खेलने का मौका दिया जाता है। ठीक है बात। फिर है देयर आर और इज नो स्ट्रिक्ट रूल्स मेथड टू लर्न बट एजुकेशन इज लर्नड बाय द वे ऑफ प्लेइंग। यानी कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं। आपने देखा भी होगा प्ले वे में जब बच्चा जाता है तो उसको बहुत ज्यादा बांधा नहीं जाता, खेल कूदने के लिए जा रहा है वो, ताकि सोशलाइज कर सके अपने आसपास आने वाले अलग अलग घरों से आने वाले बच्चों को या टीचर से वो इंटरेक्ट करना सीख सके, एक दूसरे के साथ रहना सीख सके कुछ घंटों के लिए। बात तो ठीक है। टीचर मेक्स द चिल्ड्रन लर्न गुड हैबिट्स, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ टू मिंगल विद दी सोसाइटी। इतनी भारी भारी बातें अगर हम 3 साल तक के बच्चे के ऊपर डालेंगे तो भारी हो जाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। 3 से 6 वर्ष के बीच में ये बच्चा होगा कुछ, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, 2 से 6 के बीच में। फिर है चिल्ड्रन लर्न द स्किल्स विच दे कैन यूज इन फ्यूचर टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एक्टिविटीज। मतलब वो स्किल सीखें जो उनको फ्यूचर में पार्टिसिपेट करने में मदद करे। छोटा बच्चा है और हमें उसी को ध्यान में रखना है। ठीक है बात। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन के कोई स्ट्रिक्ट रूल हम नहीं रखेंगे, कोई स्ट्रिक्ट मेथड नहीं होगा, खेल खेल में सीखेंगे बच्चे। प्लेवे मेथड किसने दिया है आपको याद आ रहा होगा, किंडरगार्टन मेथड किसने दिया है ये भी आपको याद आ रहा होगा, फ्रेडरिक फ्रॉबेल आपको याद आ रहे होंगे। जर्मनी में उन्होंने प्लेवे स्कूल या फिर किंडरगार्टन की स्थापना की जहां बच्चे खेल खेल में सीख पाए, जहां उस पर कोई बोझ ना हो। ठीक है, क्लियर है बात। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है बताओ एक बार। ओके, बहुत बढ़िया। राहुल गौतम कह रहे हैं आपकी बुक है मेरे पास, उसमें देखती है तो अपनी भांजी के बारे में बता रहे हैं। ग्रेट, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ द स्टूडेंट इज अनेबल टू वॉक एंड टॉक प्रॉपरली दिस इज रेफर्ड टू एज। मतलब कि यदि एक बच्चा है जो ठीक से चल नहीं पाता और ठीक से बात नहीं कर पाता, ये किसी ना किसी प्रकार की एक डिसेबिलिटी में आएगा। किस प्रकार की डिसेबिलिटी में आएगा ये जानना या बताना ये आपका कर्तव्य है ना। मुझे लग रहा है पता नहीं कौन सी हिंदी की किताब पढ़ ली है आज मैंने। बताओ एक बार, फटाफट से बताओ कि एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है जिसको चलने फिरने और बोलने में दिक्कत है, ये किस तरह की डिसेबिलिटीज का हिस्सा होगा। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हम पढ़ चुके हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ चुके हैं अगर आपने देखा होगा कभी वीडियो। ठीक, अंशु सिंह कह रहे हैं मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, यही फालतू बातें किया करो, हैं संडे को लाया करो ये सारी बातें। जितने भी बाकी दुख दर्द है ना पढ़ाई के अलावा, वो हम संडे को डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम सिर्फ पढ़ाई के दुख दर्द डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो एक बार, चलिए फिर भी हैप्पी बर्थडे उन्हें। इफ द स्टूडेंट इज अनेबल टू वॉक एंड टॉक प्रॉपरली दिस इज रेफर्ड टू एज। भाई बच्चा प्रॉपरली बात नहीं कर पाता और चलने में भी दिक्कत है, इसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहा जाता है। इसको डायरेक्टली फिजिकल डिसेबिलिटी का नाम ना देकर के एग्जैक्ट नाम है इसका लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। ठीक, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज बेसिकली
लेग्स में ये पाई जाती है, मतलब बच्चे की टांगों में दिक्कत हो सकती है। और अगर जनरलाइज फॉर्म में देखें तो हमारी मसल्स में, हमारे जॉइंट्स में, हमारे मूवमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हमें मूव करने में हेल्प करती है ना, चाहे वो हमारी मसल्स हैं, हमारे जॉइंट्स हैं, है ना, हमारी लेग्स हैं, उन सब में प्रॉब्लम है एक तरह से। तो जब इन सारी चीजों में प्रॉब्लम होगी तो मोटर स्किल्स भी अफेक्ट होंगी, यानी बच्चे का बोलना और चलना दोनों प्रभावित होंगे। ठीक है बात। तो आंसर क्या होगा? लोकोमोटर डिसेबिलिटीज इसको कहा जाता है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में हमने बात भी की हुई है इसकी, कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत इन बच्चों को पर्सन्स, ये स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं एक तरह से। ये आप देख पा रहे हैं जो लोग क्रचेस का इस्तेमाल करते हैं, वो जो बैसाखियां हैं या चलने फिरने में, मूवमेंट में अगर दिक्कत है, ठीक, बट ऐसा नहीं है कि इनको हम ये माने कि ये किसी भी रूप में कमजोर हैं। हम इनको कैसे मान के चलेंगे? हम मानते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं कि हम सब में अंतर है। भाई अगर मेरे हाथ पैर ठीक भी हो, कोई दिक्कत ना हो, फिर भी तो सारे, कोई भी दो लोग सेम नहीं होंगे, फिर भी तो हम में अंतर है ना। तो हो सकता है ये बच्चे क्या हैं, ये ऐसे बच्चे हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, मतलब ये अलग तरीके से चीजें करते हैं, इनका तरीका अलग है, कम और ज्यादा नहीं है। ये भी फुटबॉल खेल सकते हैं, इनके लिए भी बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, और आप देखते हैं ओलंपिक्स वगैरह में भी ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी हालत में किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है सबको इंक्लूड करके चलना है। और अगर किसी भी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट चाहिए तो इंडिया में 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हमें बताता है। राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में आया था, जिसके अंदर 21 डिसेबिलिटीज शामिल हैं, जिसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी शामिल है। उससे पहले कुछ 7 डिसेबिलिटीज थी पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 वाले में, जिसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट था जो, ठीक है। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज लेग से, पैरों से संबंधित दिक्कत, या मूवमेंट से संबंधित, या फिर हमारे मसल्स, हमारे जो ये जॉइंट्स हैं, इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ आईपीसी। ऐसे टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। अब कहने को ये चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, बट ये टॉपिक आ गया, पूछ लिया आपसे, ठीक। और ये DSSS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक्सपेंशन ऑफ आईपीसी का मतलब है आईपीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो ये बिल्कुल बेसिक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जो आपने 16 साल 18 साल जितने भी टाइम आपने अब तक की एजुकेशन की है, तो ये आपको बेसिक कॉमन सेंस के रूप में पता होना चाहिए कि भाई आईपीसी का सीधा सा मतलब क्या होता है। इंडियन पीनल कोड, इंटरनेशनल नहीं, इंडियन प्रैक्टिस भी नहीं। देखो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, ये लोग ऐसे फंसाते हैं। इंडियन पीनल कोड, क्योंकि आपको करने होते हैं 100 क्वेश्चन, वो भी मतलब 200 क्वेश्चन करने हैं 120 मिनट में, ठीक, तो टाइम कम होता है। इंडियन पीनल कोड जो कि एक ऑफिशियल कोड है इंडिया में, जिसके तहत हमारे जितने भी लॉज हैं या पनिशमेंट की जो भी धाराएं हैं, वो आईपीसी की धारा आपने बहुत सारी सुनी होंगी, 302 और वॉट एवर इट इज, तो वो आती हैं, जिसके तहत अगर कोई भी क्राइम होता है, कुछ भी है, तो वो दंड या लॉ के अकॉर्डिंग हम जाएंगे। तो ये ऑफिशियल कोड है, जो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 1860 में शुरुआत जिसकी हुई थी, ठीक है। अगर इसमें कुछ मिस्टेक हो तो इसको एक बार क्लैरिफाई कर लेना। 1860 में आई थिंक ये शुरू हुआ था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन एजुकेशन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि भाई आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी का समय आ रहा है धीरे धीरे, कौन सी एक चीज है जो कॉमनली यूज नहीं होती एजुकेशन में? बताइए एक बार, फटाफट से आंसर कीजिए। हमें लग रहा है आज हमारे मॉडरेटर जी एक्टिव नहीं है। कोई कह रहा है मेरी शादी नहीं हो रही, 22 साल का हो गया हूँ। हाँ, जीवन निकल गया आपका, करियर सेट है आपका। ऐसे ऐसे लोगों को रिमूव किया जाए इस टाइम पे एटलीस्ट। हाँ बताइए एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन कह रहे हैं सीडीज तो बहुत पुराने समय से यूज हो रही हैं, ठीक, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं, बट ये बिल्कुल ही कॉमन नहीं है। कौन सी एक टेक्नोलॉजी है जो बिल्कुल ही कॉमन नहीं है? अब देखो चारों टेक्नोलॉजी हैं, और आप इंडिया के हिसाब से बात करोगे तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि बहुत दूर दराज के इलाकों में इनमें से चारों में से कुछ भी यूज ना हो रहा हो, लेकिन हमें बात करनी है कॉमनली क्या यूज नहीं हो रहा होगा। चारों ऑप्शन तो हो नहीं सकते ना। तो नॉर्मली एजुकेशन में कौन सी चीज यूज नहीं होती, बताइए एक बार। ग्रीन बोर्ड्स, ई बोर्ड्स, या ऑडियो टेप्स। ग्रीन बोर्ड्स भी आप अगर देखें, अब से बहुत साल पहले मैं जब बुलंदशहर में पढ़ती थी तो हमारे यहाँ ग्रीन बोर्ड्स थे। मतलब ऐसा नहीं है कि अब देखो इसका मतलब ये नहीं सब जगह पे है, बट
कॉमनली यूज्ड हैं आज की डेट में। अब आप ये कहें हर गांव कस्बे में होंगे तो जरूरी नहीं है, बट कॉमनली यूज्ड हैं, एक एग्जांपल है। अगर आप कोई भी एक फॉरेन किसी भी एक प्रोफेसर का कोई भी लेक्चर उठाते हैं तो आज भी ग्रीन बोर्ड्स का इस्तेमाल बहुत होता है, वो जो ग्रीन कलर का बोर्ड होता है ब्लैक की जगह पे, ठीक। और नेक्स्ट चीज है ई बोर्ड्स, ये कम देखने को मिलता है अभी तक भी। अगर आप लेक्चर्स देखेंगे यूनिवर्सिटीज में भी इवन, तो ग्रीन बोर्ड्स का इस्तेमाल ज्यादा है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी। ई बोर्ड्स कॉमनली यूज नहीं है। ई बोर्ड्स क्या है? यही ई बोर्ड है जिसपे आप पढ़ रहे हैं। ये ऑनलाइन एजुकेशन ने इसको ला दिया है बहुत ज्यादा। पिछले साल तक मिलते भी नहीं थे, अब से 1.5 साल पहले बहुत मुश्किल था। पूरा ये चाइना वाइना से इंपोर्ट होते हैं, मतलब बनते नहीं हमारे यहाँ तो, ठीक। तो ई बोर्ड्स की यदि हम बात करें तो ये कॉमनली यूज्ड नहीं है, ठीक। सी ऑप्शन सही है। ऑडियो टेप्स भी बहुत पहले से हम यूज कर रहे हैं, ठीक है बात। ई बोर्ड एक कॉमन टेक्नोलॉजी नहीं है, क्लियर है बात। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार। ई बोर्ड्स इसी तरह के जिस पे आप अभी पढ़ रहे हैं भाई, अलग अलग कलर से बच्चा यूज कर पाए, आ गए हैं लेकिन कॉमन नहीं है, उतने कॉमन नहीं है, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट रिलेट टू करिकुलम, यानी इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो करिकुलम से रिलेट नहीं होता, या करिकुलम से संबंधित कौन सा है। करिकुलम का मतलब है पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है, कौन सा पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है। कोई कह रहा है ऑडियो टेप्स यूज नहीं होते, आप अपनी मर्जी से आंसर नहीं करेंगे ना, जो कॉमन बात पूछी है वो आंसर करेंगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं तो आपने देखी होंगी ना, ई बोर्ड्स आपने शायद ही किसी स्कूल में अभी तक देखे होंगे। वो दूसरे वाले आते हैं वो जो स्मार्ट बोर्ड के नाम पे है ना, वो भी कम है यूज। जो अच्छे ही स्कूल है, मतलब थोड़ा सा जहां पे रिसोर्सेज ज्यादा हैं वही है। देखिए एक बार, अगर हम बात करें इनमें से कौन सा एक रिलेट नहीं करता करिकुलम से, यानी करिकुलम से कौन सा एक ऑप्शन संबंधित नहीं है। पहला है इट इज स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग, यानी यह विद्यार्थियों का सीखने का अनुभव प्रदान करता है। हाँ बिल्कुल, करिकुलम में जितनी भी एक्टिविटीज हैं बच्चे के लिए वो सारी आ जाती हैं, ए ऑप्शन सही है। इट रेफर्स टू टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मे बी, और ऑप्शन देख लेते हैं तब पता करेंगे। इट रेफर्स टू द कंटेंट ऑफ अ प्रोग्राम ऑफ स्टडी, हाँ जो भी कंटेंट है आपके, मान लीजिए आप 7th क्लास के बच्चे हैं तो आपका क्या क्या पढ़ाया जाएगा, सिलेबस भी इसी का पार्ट है, आपकी जितनी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो भी इसी का हिस्सा है, सब कुछ इसी के अंदर आएगा, तो कंटेंट एक प्रोग्राम का इसके अंदर आ जाएगा। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम ऑफ स्टडी, ये स्ट्रक्चर भी है, कौन सी यूनिट कब तक खत्म होगी, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें। लेकिन टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, टीचर प्रोफेशनली बेहतर बने उसके लिए करिकुलम नहीं होता, उसके लिए बहुत सारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं। आपको पता है 2 तरह की टीचिंग मतलब ट्रेनिंग है। एक होता है इन सर्विस, यानी जब आप टीचर बन गए हैं तब आप कुछ सेमिनार्स होते हैं बहुत सारे, अगर आपने देखा होगा तो वो सेमिनार्स दिल्ली में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं, यूपी में भी, और भी कुछ कुछ राज्य में होते ही होंगे, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ, ठीक। इन दोनों में मैंने देखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ होती है प्री सर्विस ट्रेनिंग, जब तक आप टीचर नहीं बने उससे पहले ट्रेनिंग, और इन सर्विस जब आप बन चुके हैं। तो बी ऑप्शन यहां गलत है, और गलत है इसीलिए सही है क्योंकि नॉट पूछा था। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो डज नॉट रिलेट पूछा है। क्या पूछा है? डज नॉट रिलेट। सीटेट का सिलेबस कर लेंगे डिस्कस, आने दो नोटिफिकेशन, इतने प्रीवियस वीडियोस देखो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द डिफिकल्टी विद लर्निंग मैथ्स इज कॉल्ड, ये तो आप आंख बंद करके बता देंगे अगर आपने सीटेट में यहां से डिस्कशन किया होगा। मैथ्स में जो डिफिकल्टी आती है सीखने में उसको क्या कहेंगे? लर्निंग डिफिकल्टी रिलेटेड टू मैथ या रिलेटेड विद मैथ्स, बताइए एक बार फटाफट से आंसर कीजिए, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। डिसकैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया या डिसलेक्सिया, ये तो बिल्कुल सोते हुए नींद में बता दीजिए। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से संबंधित, और कैलकुलेशन कहाँ होगी? मैथ्स में होगी, गणना से संबंधित, है ना, गणन दोष भी कहते हैं इसको। कैलकुलेशन या मैथ्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी डिसकैल्कुलिया में आएंगी। ये कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं। डिस्प्रैक्सिया होता है मोटर रिलेटेड, या मोटर रिलेटेड का मतलब क्या है? बच्चे को टाई बांधने में, पेन पकड़ने में, चलने फिरने में, यानी मोटर रिलेटेड डिसेबिलिटीज, मतलब चलने फिरने से, मूवमेंट से रिलेटेड, ठीक। मोटर एक्टिविटीज में यदि प्रॉब्लम है बच्चे को तो उसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्रैक्सिया कहेंगे। डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया है राइटिंग से रिलेटेड, आप पढ़ ही नहीं पाते, ऐसी राइटिंग लिखता है बच्चा, डॉक्टर्स वाली। आजकल अच्छी लिखने लग गए हो तो पता नहीं, आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, या जो हम जनरल परसेप्शन भारत में बनाते हैं कि डॉक्टर्स वाली राइटिंग मतलब समझ में नहीं आए, है ना, इसको पर्सनल नहीं लेना। डिसलेक्सिया का मतलब क्या है?
डिसलेक्सिया है रीडिंग डिसेबिलिटी। वो जो आपकी मूवी थी तारे जमीन पर, उस बच्चे को, जो भी उसका नाम था मैं भूल गई हूँ, उस ईशान आई थिंक, तो ईशान अवस्थी को क्या था, रीडिंग डिसऑर्डर था, डिसलेक्सिया था। ऐसे बच्चे को पढ़ने में बहुत ही डिफिकल्टी होती है, उल्टा सीधा पढ़ पाते हैं, 100 को वॉज पढ़ते हैं, वॉज को 100 पढ़ते हैं, मतलब रिवर्स भी हो जाती है। और अगर ये पढ़ते गलत हैं तो ये लिखते भी गलत हैं, मतलब दोनों रीडिंग राइटिंग चीजें हो सकती हैं। ठीक है, आज तो हुई है क्लास, करियर विल पर चेक कीजिए। आज से तो सारी क्लासेस आपकी कंटिन्यू हो गई हैं। बहुत ही अच्छे से इंटेलिजेंस को शुरू कराया है, प्रॉपर रिवीजन बता करके, टेस्ट वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आप प्रेफरेंस टुवर्ड्स वन जेंडर ओवर दी अदर इज कॉल्ड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें कई लोग कंफ्यूज भी करते हैं और ये बिल्कुल आसान है, हमने कितनी बार डिस्कस किया हुआ है। आप प्रेफरेंस टुवर्ड्स वन जेंडर ओवर दी अदर इज कॉल्ड, बताओ एक बार। बहुत अच्छे ऑप्शन है, देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, ऑप्शन उसको मुश्किल बनाते हैं। जेंडर डिफरेंस, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर डाइवर्सिटी, जेंडर बायस। 1 रुपये का इनाम आप सभी को, जो भी इसका सही आंसर दे, और तुक्के में नहीं, सोच समझ के, विद लॉजिक। ये नहीं कि आपको पहले से पता था इसलिए बता दिया आपने। फटाफट से आंसर करो भाई। जेंडर डाइवर्सिटी हमने अभी कल परसों ही डिस्कस किया था, मतलब जब भी लास्ट क्लास हुई थी उसमें 1-2 दिन पहले, के इक्वल रेशो ऑफ मैन एंड वुमेन क्या कहलाएगा, जेंडर डाइवर्सिटी कहलाएगी। यानी विविधता है, महिलाएं भी हैं भरपूर, पुरुष भी हैं भरपूर, मतलब इक्वालिटी जैसी बात है, या डिफरेंस है, या विविधता है। अगर मैं कहूँ डाइवर्सिटी है सही शब्द जो है। अब कई लोगों ने इसको भी हटा दिया होगा, सी ऑप्शन को भी, और ए को भी हटा दिया होगा। बी और डी में कंफ्यूज हैं, कई लोग बी दे रहे हैं, कई लोग डी दे रहे हैं। अब समझिएगा क्या गड़बड़ है। जेंडर डिफरेंस का मतलब है यहां सेक्सुअल डिफरेंस को या बायोलॉजिकल डिफरेंस को जेंडर डिफरेंस कह दिया जाता है। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को भी कई बार ये लोग नाम दे देते हैं जेंडर डिफरेंस का। अगर ये दोनों ही ऑप्शन नहीं होते, बी और डी अगर ऑप्शन में नहीं होते, तब आप ए के साथ जा सकते थे। ठीक है, हमें ज्ञान नहीं लगाना, हमें क्या करना है, कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि 4 ऑप्शन है, उनमें से एक ही सही हो पाएगा। जेंडर स्टीरियोटाइप होता है प्री कंसीव्ड नोशन, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप जो पहले से चला आ रहा हो कि महिलाएं ही घर का काम करें, महिलाएं ही खाना बनाएं, चाहे वो भी नौकरी बराबर की करें और उनका पति भी बराबर की नौकरी करे, बट खाना महिलाएं ही बनाएंगी। ये क्या है, एक स्टीरियोटाइप है ना, एक स्टीरियोटाइप है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं वो पायलट ना बने, वो आर्मी में ना जाएं, वो कुछ डेस्क जॉब करें, ये क्या है, स्टीरियोटाइप है। ठीक, तो ये सारी जो चीजें हैं ये स्टीरियोटाइप हैं जो पहले से चली आ रही हैं, हमारी परंपरा में रूढ़िबद्ध हो गई हैं, हमारे समाज में कन्वेंशंस हैं ये। तो ये इसलिए नहीं होगा आंसर में, क्योंकि पूछा है आप प्रेफरेंस टुवर्ड्स वन जेंडर ओवर द अदर इज कॉल्ड एज। प्रेफरेंस का मतलब है, मान लीजिए अब यहां पे उल्टा भी हो सकता है। प्रेफरेंस कैसे, 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं क्लास में। ठीक, अब उस केस में आप मान लीजिए, मैंने देखा अपनी सोसाइटी में कि लड़कियों के साथ भेदभाव हुआ है, गलत हुआ है। अब मैं क्या करूं कि मैं जबरदस्ती लड़कों के साथ गलत करूंगी, मतलब मैं किसी भी एक जेंडर की तरफ अगर झुक गई तो वो जेंडर बायस है। स्टीरियोटाइप वो है जो चला आ रहा है कि लड़के रो नहीं सकते, ये स्टीरियोटाइप है। ठीक, और आपने किसी भी एक जेंडर की तरफ अगर आप झुक गए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, फर्क नहीं पड़ता इस बात से, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अगर आपने इक्वालिटी नहीं रखी, इक्विटी नहीं रखी, किसी भी तरफ आप झुके हुए हैं तो आप बायस हैं। चाहे वो लड़के की तरफ झुके चाहे लड़की की तरफ झुके, इसको हम बायसनेस कहेंगे। ठीक, तो बायसनेस का मतलब होता है किसी भी एक तरफ झुकाव, यानी इक्वालिटी का ना होना। और स्टीरियोटाइप का मतलब है जो चीजें, जो रूढ़िबद्धताएं, जो कन्वेंशन समाज में चले आ रहे हैं उन्हीं को फॉलो करना, स्टीरियोटाइप है। ठीक, अंतर करना दोनों में बायस है। ये 2 चीजें जरूरी हैं समझना। और जेंडर क्या है, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, एक सामाजिक रचना है जिसको समाज ने बनाया है। इसका फिजिकल एस्पेक्ट से या हमारी बायोलॉजी से कोई खास अंतर, मतलब संबंध है नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेफिनेशन पे जाएं जेंडर की कि व्हाट इज जेंडर, तो हम कह सकते हैं जेंडर, देखो हिंदी में दोनों को लिंक कहते हैं, जेंडर को भी और सेक्स को भी, बट सेक्स बायोलॉजिकल डिफरेंसेस से संबंधित है, यानी हमारी जैविक अंतर से संबंधित है, जबकि जेंडर जो है वो हमारे सामाजिक अंतर के बेसिस पे है। ठीक, तो जेंडर इज अ सोशल फिनोमिनन, हमारा एक टॉपिक भी है सीटेट में। जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, एक सामाजिक संरचना है जिसको समाज ने क्रिएट किया है। सोशल फिनोमिनन दैट इंक्लूड सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग मैन एंड वुमेन। मतलब
समाज में हम किस तरह से दोनों को रखेंगे, साइकोलॉजिकली हम कैसे देख रहे हैं, कल्चरली हमारा क्या हिसाब किताब है, ये सब मतलब समाज के परिप्रेक्ष्य में दो लोगों को बांटना जेंडर है एक तरह से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजों में तो ट्रेनिंग, एजुकेशन, परवरिश, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, है ना। ऐसा नहीं कह सकते ना कि महिलाएं कमजोर ही हैं। कर्णम मल्लेश्वरी का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर बात, जैसे एक स्टीरियोटाइप है कि मैथ्स में कमजोर हैं, आज मैं इंटेलिजेंस डिस्कस कर रही थी, तो इंटेलिजेंस में बहुत सारी ऐसी रिसर्चर्स हैं जो ये नहीं मानती, या है ही नहीं कि भैया महिलाओं में ज्यादा दिमाग है या पुरुषों में। ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके बेसिस पे आप ये कह सकें। कहीं कुछ क्षेत्र में आपको कुछ मिलेगा, कुछ क्षेत्र में आपको कुछ मिलेगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। खैर, लर्निंग थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस इज अ टाइप ऑफ, कॉरेस्पॉन्डेंस आप समझते हैं जो ओपन स्कूलिंग है। ओपन स्कूलिंग जैसे इग्नू हम मान सकते हैं। इग्नू क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ही है ना इग्नू की फुल फॉर्म, और एसओएल जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग डीयू का है। ठीक, ओपन स्कूलिंग की यदि हम बात करें, या एनआईओएस है, कई लोग एनआईओएस से वाकिफ होंगे। एनआईओएस इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है बात। तो ये जितने भी ऐसी संस्थाएं हैं जो ओपन स्कूलिंग या फिर ओपन एजुकेशन देती हैं, डिस्टेंस एजुकेशन देती हैं कॉरेस्पॉन्डेंस से, जिसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपको रोज जाने की जरूरत नहीं है, बट एग्जाम या एक करिकुलम है वहां पे। इसको लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, ये तो कोई पॉइंट ही नहीं हुआ। 3 प्रकार की ही एजुकेशन है, एक है फॉर्मल, दूसरी है इनफॉर्मल, तीसरी है नॉन फॉर्मल। अब आपको पता है कि ये नॉन फॉर्मल में आता है ओपन स्कूलिंग से पढ़ना। ठीक, इग्नू, एनआईओएस, वॉट एवर इट इज, ओपन स्कूलिंग आपकी किस में आती है? नॉन फॉर्मल में। इनफॉर्मल की अगर हम बात करें तो इनफॉर्मल है जिंदगी से सीख लेना। आपने अपने घर में, किसी मूवी से, कहीं किसी रोड पे, किसी दोस्त से, कहीं से भी कुछ भी सीख लिया जो इनफॉर्मल है। वो क्या हुआ, मान लीजिए टीचर है, जब वो स्कूल में पढ़ाए तो वो फॉर्मल एजुकेशन देगा। टीचर अगर घर पे आके अपने बच्चे को पढ़ाए तो वो इनफॉर्मल हो गया एक तरह से, या कोई और बात हो सकती है। फॉर्मल है नॉर्मल, जो रेगुलर स्कूलिंग या कॉलेज जाना है आपका, जिसमें रेगुलर आपको अटेंडेंस भी देनी है, सारा कुछ है। करिकुलम यहां भी है नॉन फॉर्मल में भी, बट यहाँ रेगुलर जाना नहीं होता। ठीक है जी, बात इतनी बात क्लियर है सभी को? लाइक शेयर कर दीजिए। डेली हम लोग अब इस हफ्ते तो कुछ और नहीं करेंगे, हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज भी, कल भी और परसों भी। दैट मीन्स थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को। जनरली हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे होता है ये वाला जो काम है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आइडिया? व्हाट एन आइडिया सर जी नहीं है ये वो वाला आइडिया नहीं है जो सिम हम यूज करते थे येलो कलर का पहले, आपको याद हो तो। ये बात हो रही है आइडिया की। एजुकेशन में आइडिया क्या है? आइडिया बोले तो IDEA एक स्कीम थी ये, जो 1975 में आई थी। आइडिया बताइए, इंडियन डेवलपमेंटल एजुकेशन एक्ट, या फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज है आपकी इंडिविजुअल्स विद डिस्टेंस एजुकेशन एक्ट, इंडियन डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। समझाइए जरा कि क्या है। टेट की सभी क्लासेस जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हो जाएंगी, इतने आप प्रीवियस प्लेलिस्ट देखिए। बताइए, PDF मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे, उसके लिए आपको 1 से 2 दिन और वेट करना पड़ेगा। हमें खेद है कि आपको असुविधा हुई। आंसर कीजिए, सब अपनी मर्जी से आंसर कर रहे हैं। इसका आंसर है इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट। ये जो शुरुआत हुई थी इसकी 1975 में हुई थी, बट इसका जो नाम है पहले होता था एजुकेशन फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन 1975 में, लेकिन इसी का नाम बदल करके 1990 में आइडिया कर दिया गया। तो 1990 में जो नाम है आइडिया, वो एक एक्ट आया। ये एक्ट किसके लिए? स्पेशल एजुकेशन या डिसेबल्ड बच्चों के लिए है, जिनको डिफरेंटली एबल्ड कह देते हैं आजकल हम, जिनको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डिसेबिलिटी है, उनको फ्री एजुकेशन दी जाए और उनके लिए कुछ प्रावधान किए जाएं ताकि वो सोशली भी, फिजिकली भी एक प्रॉपर ढंग से सीख पाए। ये कहता है आइडिया, यानी इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट। ऐसे लोगों की एजुकेशन एक तो फ्री हो, दूसरा उनको संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, रिसोर्सेज उनको अवेल कराए जाएं, जिनको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो ऑडिटरी हो यानी सुनने से रिलेटेड, चलने फिरने से रिलेटेड, है ना, चाहे वो फिर मेंटल कोई डिसेबिलिटी है, कोई भी। आगे बढ़ेंगे, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है एकदम। फिर इसके बाद इसी में इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात हुई थी कि सबको एक स्कूल में पढ़ाओ, बट कोई खास प्रावधान उसमें होता नहीं था। इंक्लूसिव ने तो एकदम समस्याएं ही दूर कर दी। इंक्लूसिव ने कहा कि क्लास को चेंज करो बच्चे के लिए, बच्चे को चेंज मत करो क्लास के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू द प्रैक्टिकल टास्क इज
टर्म्ड एज, यानी कि सिस्टमैटिक एप्लीकेशन किसकी, साइंटिफिक नॉलेज की, टू द प्रैक्टिकल टास्क, जो प्रैक्टिकल टास्क आप कर रहे हैं उसकी जो सिस्टमैटिक एप्लीकेशन है वो क्या कहलाएगी। फिलॉसफी तो नहीं कहेंगे क्योंकि कहाँ बात हो रही है साइंटिफिक नॉलेज, सिस्टमैटिक एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल टास्क, ये सारी चीजें क्या कहलाएगा, टेक्नोलॉजी कहलाएगा। ये साइंस नहीं कहेंगे इसको, टेक्नोलॉजी कहेंगे क्योंकि एप्लीकेशन की भी बात हो रही है, प्रैक्टिकल टास्क की भी बात हो रही है। ठीक है आंसर, तो ये फैक्चुअल सा आंसर है, इसमें मैं और आप क्या ही कर सकते हैं। अभी 8 क्वेश्चन बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल वे ऑफ नोइंग समवन कुड बी थ्रू। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन भाई, मोस्ट पर्सनल वे, और ये पूछा हुआ है। ये आपको क्वेश्चन लगेगा कि यार ये कैसा क्वेश्चन है, ये फिलोसॉफिकल भी है नेचर में अपने, ये आप इसको एजुकेशन से भी जोड़ सकते हैं, आप इसको एजुकेशनल फिलोसफी से भी जोड़ सकते हैं। किसी को जानने का सबसे व्यक्तिगत तरीका क्या हो सकता है, यानी वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल वे। आप एजुकेशन में जो फिलोसफी वाला सब्जेक्ट है आजकल पढ़ाया जाता है, हमारे भी कोर्स में था, जब आप टीचिंग ट्रेनिंग करते हैं तो फिलोसफी इन एजुकेशन इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि मिक्स क्वेश्चंस आने लग गए हैं आजकल, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। मोस्ट पर्सनल वे टू नो समवन या नोइंग समवन, आपको पता नहीं होता कई बार, इसको इंट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं। सम अथॉरिटी, रीडिंग, लेक्चर, ये तो आप प्रॉपर जान रहे हैं। पर्सनल वेज कि आपको इंट्यूटिवली पता है, सहज रूप से आपको पता है कि ये व्यक्ति निकलेगा एक नंबर का महान, है ना। खैर, तो ये क्या है, इंट्यूशन है। क्या आपको इंट्यूशन आ रही है, एक होता नहीं कई बार आपको फील हो रहा है, आप किसी से मिले और आपको वो फील हुआ कि नहीं, मतलब ऐसा कुछ रेड फ्लैग जैसा, या फिर हो सकता है आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, ऐसा लगा हो कि पता नहीं जन्मों का साथ है, वॉट एवर इट इज, ऐसे दोस्त वोस्त भी हो सकते हैं। तो इंट्यूशन है किसी चीज को लेके, जैसे कई बार आपको लगता है इंट्यूटिवली, मान लीजिए कोई चीज होनी थी और वो, मतलब बहुत सारी चीजें, इंट्यूशन इज वेरी पर्सनल। अगर मैं कहूं तो इंट्यूशन इज वेरी पर्सनल, कि आपको बिना कुछ पढ़े सहज रूप से खुद से लग रहा है वो अंदर से। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट, और कई लोग इंट्यूशन में इंट्यूटिवली अच्छे होते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट इज द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ, यानी यूनिवर्सल एक्सेस मतलब सभी को एक्सेस मिले पढ़ाई के लिए, और एनरोलमेंट किसी को भी रोका ना जाए। ये किस एक्ट ने इस बात पे जोर दिया कि यूनिवर्सल एक्सेस हो और सभी को एनरोलमेंट मिले? फटाफट से बताइए। टाइम 9:15 का रखेंगे, ना आपकी ना मेरी, बीच की सही लगा लेते हैं। टमाटर खरीद रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। आप लोगों ने कहा था 9 बजे का टाइम, मैं कह रही थी 9:30, तो हम 9:15 पे आएंगे। हालांकि वोट आप लोगों की 9 बजे की आई है, बट अभी के लिए कोशिश करेंगे 9:15 रखेंगे। ठीक है, बताइए कौन है दीपक दोस्त, क्यों कॉमेंट कर रहे हो बार बार? NPE 1986, जो ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी, जिसके बाद अब इतने सालों बाद कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक नई एजुकेशन पॉलिसी आती हुई नजर आ रही है। तो NPE जो है ये राजीव गांधी के टाइम पे आई थी, और इसके बाद फिर हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, और भी कुछ चीजें, नवोदय विद्यालय खोले गए, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, विद्यालय आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 15 पे। इन्होंने कहा सबको एडमिशन दो, ये जो यूनिवर्सलाइजेशन की बात है। व्हाट डज CCTV स्टैंड फॉर? अब बताओ, ये कोई क्वेश्चन है, बट पूछ लिया, अब पूछा है तो पता होना चाहिए। व्हाट डज CCTV स्टैंड फॉर? अब ये कौन सा चाइल्ड डेवलपमेंट है, बट आपको पता होना चाहिए एज अ टीचर। आजकल सब पता होना चाहिए, टीचर थोड़ी आप सुपरमैन है या सुपर वुमेन है। बताइए। कौन रो रहा है, कौन किसका पैसा खा गया, कैसी कैसी बातें कर रहे हो? कमेंट सेक्शन बताना क्या समस्या है, कहां से दर्द इतना है। क्वेश्चन नंबर 15, बिल्कुल, क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, CCTV, टेलीविजन में टीवी आ गया ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये CCTV फुटेज वगैरह आप आजकल खूब देखते हैं, वही वाला CCTV है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 5 क्वेश्चन और हैं। हाउ डज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हेल्प द टीचर? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है, हेल्प द टीचर? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का मतलब है कुछ विशिष्ट उद्देश्य आप रखते हैं, चाहे आप पढ़ाने जाएं, है ना। कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि भाई इस सब्जेक्ट से जो आप अपने लेसन प्लान में लिखते हैं ये आपको सीखने को मिलेगा। कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं कि पर्टिकुलरली इस टॉपिक से क्या सीखने को मिलेगा बच्चे को। ठीक, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कैसे मदद करते हैं बच्चे टीचर को, क्योंकि आप अपनी लेसन प्लानिंग जो LPs बनाते हैं उनमें लिखते हैं ना, दे आर एंड व्यू ऑफ द पॉसिबल अचीवमेंट, यानी वो अंत में जो निकल के आएगा वो है।
दे गिव डायरेक्शन टू द एंटायर एजुकेशनल सिस्टम, यानी वो पूरे एजुकेशनल सिस्टम को एक तरह से डायरेक्शन देते हैं। भाई स्पेसिफिक का मतलब है उस एक टॉपिक से, उस एक टॉपिक विशिष्ट से संबंधित। जैसे नाउन पढ़ रहे हैं तो उससे क्या सीखेगा बच्चा, वो होगा स्पेसिफिक। गलत हो गया। दे हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड ऑल्सो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज। ये बात सुंदर लग रही है जानने में। दे हेल्प टू गो बियॉन्ड द स्कूल प्रोग्राम। स्पेसिफिक तो भाई टू बी स्पेसिफिक है, इन जनरल नहीं है, वो उस टॉपिक से, उस एक पॉइंट से रिलेटेड है जिसकी चर्चा हो रही है। मान लीजिए कल मैं अगर आपके साथ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डिस्कस करूं तो मैं, आपका ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा कि आप ब्लूम टैक्सोनॉमी के तीनों एस्पेक्ट जान जाएंगे, है ना। तो ये हेल्प करते हैं टीचर को सिलेक्शन ऑफ दी सब्जेक्ट मैटर, कि क्या बताना है। भाई मुझे पता है ब्लूम टैक्सोनॉमी को सिखाना है तो उसी से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर होगा, और टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज भी उसी के अकॉर्डिंग प्लान होंगी, उसी के जैसे एग्जाम्पल होंगे जो मैं विशिष्ट रूप से उस टॉपिक को सिखाना चाहती हूँ। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पता लगेगा जब आप ब्लूम जानेंगे, लेकिन स्पेसिफिक क्या है, ब्लूम ने पर्टिकुलरली क्या कहा है ये आपको पता लगेगा, कॉग्निटिव एस्पेक्ट में क्या लिखा हुआ है ये आपको पता लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक कर रहे हैं वैसे हम ब्लूम। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वाई इज द सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इन चाइल्डहुड यूनिक, यानी बाल्यावस्था में दूसरी भाषा का अधिग्रहण अद्वितीय क्यों है। मतलब बाल्यावस्था आपको पता है, चाइल्डहुड की अगर हम बात करें 2 से 12 साल तक की जो स्थिति है उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड दोनों इसी में आ जाएंगे, 2 to 12 ईयर्स ऑफ टाइम पीरियड। अब इस टाइम पीरियड में दूसरी भाषा को एक्वायर करना यूनिक है, यानी अद्वितीय है, यानी किसी और टाइम पीरियड में इतने अच्छे से बच्चा दूसरी लैंग्वेज को एक्वायर नहीं कर पाएगा जितना इस दीपक कह रहे हैं, कोई यहाँ रो रहा था कमेंट में, मेरे पैसे खा गई मैम, है अब बता रहे हैं कि आपने 1 रुपया इनाम का नहीं दिया। बहुत ही बढ़िया, मतलब खतरनाक लोग हो आप लोग। अरे यार ले लेना, लोग यहाँ पे ऐसे ही रख के मिलता है, यहाँ पे ये लो 1 रुपी है आपका, जिसको चाहिए ले लेना। ठीक है, खुश रहो, जाओ ऐश करो। किसी का नहीं रखा उधार हमने आज तक, है ही नहीं, आदत ही नहीं है। देखो एक बार क्वेश्चन, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 17 है ना। ऐसे हमने बचपन से ये सुना है कि मांगन मरण समान, कि मांगना जो है वो मरने के समान है, मतलब उधार नहीं लेते हम। ठीक है, देखो एक बार, व्हाई इज द सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इन चाइल्डहुड यूनिक। आंसर करो। देखो यूनिक कैसे है चाइल्डहुड में दूसरी भाषा को एक्वायर करना, तो हमें पता है चॉम्स्की जी कहते हैं, है ना, कई लोग तो उनको चॉम्स्की चाचा भी कह देते हैं। मजाक उड़ाते हो आप नॉम चॉम्स्की का, अभी भी जीवित हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं जिन्होंने इतना काम किया लैंग्वेज पे। चिल्ड्रन लर्न इन अ नेटिव लाइक अटेनमेंट, क्योंकि ये जो चाइल्डहुड वाला टाइम पीरियड है ना, इसमें बच्चा, नेटिव लैंग्वेज वो है जो आपकी देशीय भाषा है, जो देशज भाषा है, जो आपकी एक तरह से बोले जाने वाली भाषा है आपके आसपास, जिसको आप नेचुरली एक्वायर कर लेते हैं। और इस एज में दूसरी भाषा को भी आप नेचुरली ही एक्वायर कर लेंगे, क्योंकि आपके अंदर इनेट एबिलिटी है, ऐसा नॉम चॉम्स्की कह रहे हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। ठीक है, बात इतनी बात क्लियर है सभी को। चलिए 2 से ओ हो चिल्ड्रन लर्न इन अ नेटिव लाइक अटेनमेंट। अच्छा बात तो ठीक है, बट ये नहीं कहा, एक मिनट, व्हाई इज द सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इन चाइल्डहुड यूनिक। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज द सेम एज फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सेम ही होगा। चिल्ड्रन कैन स्पीक मोर देन 1 लैंग्वेज, मेक सेंस। चिल्ड्रन लर्न इन अ नेटिव लाइक अटेनमेंट, क्वेश्चन गलत करा दिया आप लोगों ने 1 रुपया लेने के चक्कर में, है कहाँ जाओगे इतनी दौलत देके। देखो यहाँ पे सी ऑप्शन है चिल्ड्रन लर्न इन अ नेटिव लाइक अटेनमेंट, या फिर डी ऑप्शन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। ऐसा नहीं है, अगर आप चाइल्डहुड में करेंगे तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट, किसी ने कुछ भेजा है, मैं आपको ये कराने भी वाली हूँ। 1 मिनट रुको, अभी आ रही हूँ मैं, 1 मिनट। वायरल सोशल वर्ल्ड कह रहे हैं मैम एक वीडियो इंपॉर्टेंट डेट स्टेटमेंट कोट्स की बनाओ D2+B की, जल्दी बनाती हूँ मैं, नेक्स्ट वीक शायद आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ डेफिनेशन से रिलेटेड और कुछ 1 लाइनर्स भी, टेंशन मत लो, है ना। एनटीटी वालों का भी एग्जाम है ना पंजाब में। चलो देखो एक बार, हाँ तुम्हें ही देख रही हूँ भाई, कोई कह रहा है मुझे देख रही हो क्या। देखिए सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज दी सेम एज फर्स्ट नहीं, चिल्ड्रन कैन स्पीक मोर देन 1 लैंग्वेज, इन दोनों में से कुछ एक होगा। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा क्या होगा। पूछा है सेकेंड लैंग्वेज का एक्विजिशन चाइल्डहुड में यूनिक कैसे है, तो यूनिक इसलिए क्योंकि चिल्ड्रन कैन स्पीक मोर देन 1 लैंग्वेज, कह सकते हैं, मान सकते हैं बिल्कुल कि बच्चा क्या है 2 या 2 से अधिक भाषाएं बोल सकता है। और शुरुआत में जो छोटे लेवल का टाइम है, मतलब जब वो छोटा है तब तो उसके लिए बहुत ही आसान है। तो इट्स बेटर कि हम बी ऑप्शन के साथ जाएं, क्योंकि यहाँ नेटिव लाइक अटेनमेंट की बात नहीं हुई है कि उनको ऐसा ही माहौल दिया गया जहां 2 भाषाएं बोली जा रही हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा होता तब हम सी के साथ जाते, यहाँ इस बारे में बात नहीं हुई कि 2 भाषाएं माहौल में है कि नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे।
कोई कह रहा है नजर लग जाएगी उसको, बहुत शौक है मजाक करने का है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हाट शुड लर्निंग ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई, यानी सीखने के उद्देश्य को कैसे पहचानेंगे, या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को किस चीज की पहचान करनी चाहिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है, आपने उद्देश्य जो रखे हैं सीखने के, ठीक है, बताइए एक बार, सीखने के जो आपने उद्देश्य रखे हैं उनको आप पहचानेंगे कैसे, मतलब उद्देश्य किस चीज की पहचान करें। आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव रखा कि भाई मुझे ये चैप्टर पढ़ना है और ये एग्जाम में आएगा, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है ये किस चीज को आइडेंटिफाई करेगा। पहला ऑप्शन है मेथड ऑफ टीचिंग को, किस तरह से आप पढ़ाएंगे, इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय द टीचर, आ लर्निंग आउटकम, द टाइम फॉर लर्निंग। लर्निंग ऑब्जेक्टिव किस चीज को आइडेंटिफाई करे, भाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपने उद्देश्य पहले से निर्धारित किया होगा ना कि मुझे ये सीखना है, इस चीज से मुझे ये फायदा मिलेगा, तो अब ये आइडेंटिफाई किस चीज को करेगा, जब आप सीख चुके हैं तो आउटकम क्या निकला, हाथ में क्या निकल करके आया, है ना, मतलब आउटकम आया क्या, आपका रिजल्ट क्या आया, जो आपने उद्देश्य सेट करे थे क्या आप उनको अचीव कर पाए। तो वो जो अचीवमेंट है, वो जो एक प्रोडक्ट है, उसको हम लर्निंग आउटकम कहते हैं कि इससे हमें रिजल्ट ये मिला, इतना सीखा मैंने, जो ऑब्जेक्टिव मैंने डिसाइड किए थे वो अचीव हुए या नहीं हुए, ये आपको आउटकम से पता लगेगा। आउटकम का मतलब क्या हुआ, आउटकम इज रिजल्ट क्या आया उस ऑब्जेक्टिव को सेट करने से। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, 2 क्वेश्चन और हैं, मुझे लग रहा है ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो रहा है। व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ ELT, ये तो बच्चा सा क्वेश्चन है, आंख बंद करके सॉल्व कर दोगे जिन्होंने भी सीटेट किया हुआ है पहले। बताइए ELT की फुल फॉर्म बता दीजिए। स्पेशली DSSC वगैरह में आजकल अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी मिक्स होने लगी है, लाइक शेयर करने में बहुत दर्द होता है कई लोगों को, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हमें कोई समस्या नहीं है। हाँ आंसर कीजिए। ELT इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग को ELT कहा जाता है। ज्यादा अपना विलक्षण बुद्धि छात्र ना बने, नॉर्मल दिमाग लगाएं, एवरेज वाला, तो आपको याद आ जाएगा ELT का मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, ये इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज और ये सब नहीं, इसको इंग्लिश पेडागोजी भी बोल देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग से जोड़ करके। क्वेश्चन नंबर 20 आज के लिए है लास्ट, द स्टूडेंट्स विल बी एक्वेंटेड विद द लैंग्वेज मोर इजीली, लाइवली एंड इंटरेस्टिंगली व्हेन लैंग्वेज इज टॉट यूजिंग द, मतलब बच्चे जो भाषा है, जो वो भाषा आप उनको सिखा रहे हैं उसको बेहतर तरीके से सीखेंगे, आसानी से सीखेंगे, ज्यादा जीवंत रूप से सीखेंगे यानी लाइवली सीखेंगे, एंड इंटरेस्टिंगली मतलब इंटरेस्ट रुचिकर रूप में सीख पाएंगे जब लैंग्वेज किस चीज का यूज करके सिखाई जाए। बताइए एक बार, मान लीजिए आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप कब इंटरेस्टिंग वे में सीखेंगे, कब ज्यादा लाइवली वे में सीखेंगे, कब आप उसको आसानी से सीख जाएंगे, जब वो आपको सिचुएशन से जोड़ करके सिखाई जाए। भाई हमें चीजें तब समझ में आती ना जो हमारी लाइफ से रिलेट कर दी जाए, जो हमारी सिचुएशन से रिलेट कर दी जाए, तो सिचुएशनल अप्रोच इजीली आपको सिखाती है। अब सिचुएशनल अप्रोच है क्या, सिचुएशनल अप्रोच है आप आलू लेने गए थे और आपने बच्चों को कहा कि चलो आलू भी छोड़ो, बच्चा आलू क्या खरीदेगा, बट हो भी सकता है कोई और ऐसी चीज, मान लीजिए चॉकलेट लेने गया बच्चा या आप उसके साथ गए, आपने कहा इंग्लिश में मांगो चॉकलेट, जो बायर है, जो आपका शॉपकीपर है, उससे इंग्लिश में मांगो चॉकलेट, तो क्या हुआ, आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई वर्ड सिखा दिया, ठीक, चॉकलेट मांगना कैसे है ये आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिखा दिया, दिस इज सिचुएशनल अप्रोच। आप सब्जी मंडी गए हैं और वहां बच्चे को लेके गए तो आप कुछ वर्ड्स सिखा दे रहे हैं, मान लो कोई नया फ्रूट देखा तो वो उसने वहीं सीख लिया सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हम ऐसे ही तो सीखते हैं ना हिंदी भी, कि 1 किलो धनिया देना, आपने बचपन से यही देखा, 1 किलो धनिया मतलब इलॉजिकल हो जाएगा, 1 किलो धनिया लाता है क्या कोई, चलो जो भी है 100-200 ग्राम पे आ जाना, तो मैं सब्जियां लाए हुए में जमाना हो गया, तो उस केस में अगर हम बात करें सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने सिखा दिया, कि आपने देखा था कि भाई मेरे जो माँ बाप हैं या मेरे जो आसपास उस सिचुएशन में चाहे वो सब्जी वाला है वो ऐसे बोलता है ना, तो ये क्या है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सीख लिया। आप चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आप इंग्लिश भी ऐसे ही सिखा सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोई कह रहा है 10 रुपए का, कोई कह रहा है हम तो फ्री में डलवा के लाते हैं धनिया, हमने आज तक खरीदा ही नहीं है खैर, तो ये सिचुएशनल अप्रोच है कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्ड सिखा रहे हैं या भाषा सिखा रहे हैं, तो ये बहुत आसान होती है, इंटरेस्टिंग होती है, जीवन भर याद रहती है आपको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन यहाँ नहीं है, हाँ ग्रेट, कोई कह रहा है भंडारा करते हैं तब लाते हैं 1 किलो धनिया, बहुत ही बढ़िया, आपका विचार जो है वो बहुत ही अच्छा है, आपने हमारी इज्जत बचाई आज ये कह करके। हाँ तो मैं भंडारे की बात कर रही थी, जब आप बच्चे को भंडारे की शॉपिंग करने ले जाएंगे तब उसको सिखाएंगे कि 1 किलो धनिया देना है, ठीक है, तो धनिया को कोरिएंडर कहते हैं, कोरिएंडर ही कहते हैं ना, मैं कुछ और बोल रही हूँ, मैं दिमाग पता नहीं आजकल कहाँ रहता है, तो ये भी आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको सिखा सकते हैं। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस
कितने ठीक हुए ये बता दीजिएगा। खैर आज हमारा सेशन जो है धनिया के अराउंड घूम गया, बट इट्स ओके, इट हैपन्स। हाँ 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 हाँ, कोरिएंडर कहते हैं ना, ठीक है ठीक है, चलो बच गई जान, नहीं तो आप लोग तो ऐसे रोस्ट ही कर देते आज। 15 आउट ऑफ 20, 17 आउट ऑफ 20। कल भी मिल रहे हैं हम, 9:15 ही मिलेंगे। अच्छा लगा आप लोगों से बहुत टाइम के बाद जुड़ करके, और सैटरडे को मीटअप रखेंगे, है ना। चलो फिर, कौन है जो ये लाल इमोजी भेज रहा है? डर गए हम आपके इमोजी देख के। करियर पर क्लास हाँ चल रही है, आज शाम से शुरू कर दी है इंटरेस्टिंग वे में। चलो फिर, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, कल मिलेंगे, है ना। इसका पीडीएफ मैं कल या परसों में शेयर कर दूंगी। मेरा टेलीग्राम नहीं यूज़ कर पा रही हूँ किसी कारणवश। वो टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, ऑफिशियल लेट्स लर्न स्क्वाड। आज के लिए इतना ही। बी योर ओन कांस्टेंट, अपने साथ बने रहें। ये समय है जब आप तैयारी करें और बेहतर करें लाइफ में। कल 9:15 मिलेंगे हम, 9:15 पे। धन्यवाद आज के लिए, थैंक यू सो मच। जो भी आपके मार्क्स आए हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कोई और क्वेरी हो तो या तो टीम मेंबर में से कोई पढ़ेंगे या फिर मैं पढ़ लूँगी, बट कमेंट्स पढ़ेंगे ज़रूर, ठीक है। चलिए।